नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश पांडे। आज जैसा कि मुझे देखने आता है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है। यहाँ तक कि जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ली रखी है, ऐसे लोग भी सरकारी सेवाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सरकारी सेवाओं के संबंध में सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और वो सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकारी सेवाओं में चयनित होने से रह जाते हैं। परिश्रम एक अलग विषय है। यदि हम अक्सर आपने देखा वो तैयारी करने वाले दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चयनित हो पाते हैं और वहीं कुछ चयनित व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने कम मेहनत के दम पर सफलता हासिल होती है। तो लोगों को अक्सर इसका कारण समझ में नहीं आता, जबकि मेरा मानना है कि जैसे अगर हम किसी कील को उल्टा पकड़कर कितना भी ठोकें, वह कील ठोकेगी नहीं और हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा तरीके पर हम बाद में आते हैं। पहले हम देखें कि हमें किस सरकारी नौकरी का चयन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम गलत प्रतियोगियों परीक्षाओं की चयन करके नाहक ही परिश्रम करते रहते हैं और सफलता हमें हासिल नहीं होती। तो सबसे पहले हमें अपनी रुचि और योग्यताओं का चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमें किस तरह की नौकरी पसंद है और किस तरह की योग्यताएं हम में हैं। जैसे सरकारी नौकरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनके समय समय पर विज्ञापन निकलते रहते हैं। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि लगभग सभी परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं और उनके अलग अलग समय पर एग्ज़ाम होते हैं और सबके पैटर्न अलग होते हैं। तो हमें सबसे पहले भ्रमित नहीं होना है कि हम सभी परीक्षाओं के लिए हैं, क्योंकि हम सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते, सभी पैटर्न एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि पुरानी कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी एक राह चुननी होगी और उसी राह के अनुरूप सही दिशा में सही तरीके से परिश्रम करना होगा। जैसे कि हम कुछ परीक्षाओं के उदाहरण लें, बैंक और रेलवे, एसएससी, ये भारत की लोकप्रिय परीक्षाएं हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में शासकीय सेवाओं के लिए चयन होता है। इन परीक्षाओं का पैटर्न देखें तो इन परीक्षाओं में मैथ्स और रीजनिंग, इन पर अधिक जोर दिया जाता है। तो अगर हमें रेलवे में, बैंकिंग सेवाओं में और एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो केंद्र सरकार की परीक्षा है, इनमें से किसी सेवा में चयनित होना है तो हमें मैथ्स और रीजनिंग, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। अक्सर लोग जो है दूसरों के कहने पर या कोचिंग संस्थानों के कहने पर ये फॉर्म भरते हैं और मैथ्स और रीजनिंग उनके लिए एक कमज़ोर कड़ी रहती है। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो है बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनकी रुचि मैथ्स रीजनिंग में कम होती है। तो मेरा मानना है कि ऐसे प्रतियोगी छात्रों को जो है दूसरी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिनमें मैथ्स रीजनिंग कम आती है या ना के बराबर आती है। जैसे हम
संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात करें तो इन परीक्षाओं में मैथ्स रीजनिंग की तुलना में सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्न अधिक आते हैं और इन प्रश्नों के लिए हमें मैथ्स रीजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। हालांकि इनमें भी अब एक CSET का पेपर होने लगा है, लेकिन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तुलना में अब भी इनमें मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान और तार्किक होती है। अधिकांश परीक्षाओं में ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, मतलब इसमें हमें बहुत अधिक नंबर लाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर हम जो है दूसरे पेपर के माध्यम से चयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रतियोगी छात्र जिनकी मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है वो सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं और कम परिश्रम में भी चयनित हो सकते हैं। अब रही बात तरीका, परिश्रम, तो देखें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र होते हैं परिश्रम तो लगभग सभी करते हैं, पर सफलता सभी को नहीं मिलती। तो उसका कारण होता है पढ़ाई के तरीके। अक्सर लोग जो है सोचते हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लें, कई बार सिलेबस कंप्लीट कर लें तो हमारा चयन हो जाएगा। ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। परिश्रम तो आवश्यक है, लेकिन सही दिशा में। जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है और आप बहुत तेज़ी से मुंबई वाले रास्ते में दौड़ते जाएं, तो क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं ना। उसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यदि हमें जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है, सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा और एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अक्सर लोग बिना रणनीति के मेहनत करते हैं, इस वजह से सफलता नहीं पा पाते। तो पैटर्न समझने के लिए हमें ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाई शुरू करने के पहले की है। पढ़ाई करने के लिए क्या करना है ये चीज़ हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हमें सरकारी नौकरी पानी है तो पहले उस प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न समझना होगा। अब पैटर्न दो तरीके, एक तो या हम किसी कोचिंग संस्थान में जाएं, किसी एक अच्छे मार्गदर्शक से मिलें जो इस विषय में अनुभवी हो, उससे समझें। ये एक आसान तरीका है, लेकिन ये खर्चीला तरीका है। यहाँ वो हमें फ्री में तो पैटर्न समझाने से रहे, हमें उसके लिए एक फ़ीस देनी पड़ेगी। और सबसे पहले हमें सही पैटर्न समझने के लिए एक सही संस्थान चुनना पड़ेगा, जो एक बड़ा मुश्किल कार्य है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत मोटी फ़ीस दे के एक बहुत अच्छे संस्थान ही पहुँचे। कई बार हम फीस देने के बाद भी अगर हम अच्छे संस्थान में नहीं पहुँचे तो हमारे पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है और हमारी जो इच्छा थी वो भी पूरी नहीं होती। एक दूसरा आसान तरीका बताते हैं जिसे आप स्वयं घर पर ही कर सकते हैं। वो तरीका है कि जिस प्रतियोगी परीक्षा की हमें तैयारी करनी है, उस प्रतियोगी परीक्षा का एक निर्धारित सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। वो जनरली उस संस्थान की वेबसाइट में मिल जाता है। जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट पे हमें उसका सिलेबस मिलेगा। अगर हम एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे मिलेगा। अगर स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें उनकी वेबसाइट पे वो सिलेबस मिल सकता है। इसके अलावा जब ये संस्थाएं जो है, ये कमीशन आयोग जो है इन परीक्षाओं के विज्ञापन निकालते हैं, तब ये विज्ञापन के साथ जो है सिलेबस भी देते हैं। तो सिलेबस इसके अलावा बाज़ार में भी लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस भी आसानी से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस अपने पास रखें।
अब उसके बाद हमें उस प्रतियोगी परीक्षा के पिछले लगभग 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इकट्ठे करने हैं। हालांकि पहले ये बहुत कठिन काम होता था, बड़ी आसानी से प्रश्न पत्र नहीं मिलते थे, लेकिन आज बाजार में भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर के नाम से ही मिलते हैं। सॉल्व्ड पेपर में उन प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर में सिर्फ प्रश्न ही होते हैं जो प्रत्येक वर्ष या परीक्षा अनुसार उसमें दिए होते हैं। तो हम इन पुराने प्रश्न पत्रों को लें, अब एक कॉपी लें, उस कॉपी में जो है हम सिलेबस के टॉपिक के अनुसार, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझें कि उसमें भारतीय इतिहास पहला टॉपिक है। भारतीय इतिहास के भी 3 विभाग हो गए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और हो सकता है विश्व इतिहास भी हो। तो इस टॉपिक को हम जब उठाएंगे, इनके भी सब टॉपिक्स होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी जब हम पढ़ना चालू करेंगे उसके अंदर, तो देखेंगे कि हमें अलग अलग शासकों के कार्यकाल के अनुसार सिलेबस दिया गया है। जैसे पुरातात्विक काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, वैदिक काल, फिर उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, इस तरह के कालों में इनको बांटा गया। अब हम एक काल के अनुसार प्रत्येक वर्ष के प्रश्न चुनेंगे। प्रश्न कैसे? जैसे हमें अगर पुरातात्विक काल पहला टॉपिक हमने उठाया, पुरातात्विक काल से पिछले 10 वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को सीक्वेंस अनुसार अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, उन प्रश्नों के पीछे हम पूछे जाने वाले वर्ष का नाम भी लिख देंगे। अगर वह प्रश्न 2 बार पूछा गया तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 बार पूछा गया तो 3 बार, जितनी बार पूछा गया उतनी बार लिखेंगे वर्षों के सहित। इस तरह से अगला टॉपिक जब होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम उस प्रश्नों को भी इसी तरह लिखेंगे, फिर मौर्य काल के प्रश्न इस तरह लिखेंगे। इस तरह से हम पूरे सिलेबस को जो है और उन प्रश्न पत्रों के आधार पर उनके प्रश्नों को नोट कर लेंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न बैंक हमारा खुद का तैयार हो गया है। एक हमने जो बाजार से सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड पेपर खरीदा था वो प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के अनुसार है, लेकिन हमारे पास पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर प्रश्न तैयार हो गए। अब इससे हमें परीक्षा का पैटर्न समझने में बहुत सहूलियत होगी। पहली चीज़, हमें पता होगा किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न तथ्यात्मक होता है, अवधारणात्मक होता है, या फिर अन्य किसी प्रकार का होता है। उस प्रश्न का पैटर्न समझ में आएगा। वह प्रश्न कितनी बार पूछा गया, ठीक है, किस तरीके से पूछा गया है। इस तरह से हम प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों को नोट कर चुके हैं और हमें अब ये पता चल चुका है कि इस परीक्षा में इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें समझ में आएगी कि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कम प्रश्न आते हैं या ना के बराबर प्रश्न आते हैं। तो इससे पहली चीज़ तो हमें परीक्षा का पैटर्न समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, हमें ये समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अर्थात ज़्यादा प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण है। और बहुत से टॉपिक हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनसे कभी कभार ही प्रश्न पूछे गए हैं या ना के बराबर पूछे गए हैं। तो अब इससे हमें क्या सीखना मिला? पहली चीज़ तो हम परीक्षा का पैटर्न सीखे, दूसरी चीज़ प्रश्नों का तरीका सीखे, तीसरी चीज़ हमें टॉपिक्स का पता चला कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है या कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो कम महत्वपूर्ण है उन पर हम कम ध्यान देंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इस तरह से लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 60-70%
सिलेबस ही होता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और 30% सिलेबस ऐसा होता है जिससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं या ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जिस टॉपिक से प्रश्न लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं उन्हें हम छोड़ भी सकते हैं या उन्हें कम समय दिया जा सकता है। तो ये हमारा परिश्रम बचा। दूसरी चीज़, जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, अक्सर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कि हम सिलेबस A to Z पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब उसमें समस्या क्या आती है? पहली चीज़ तो हमें ज़्यादा पढ़ना होता है, और दूसरी चीज़ हमें ये नहीं पता होता कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है और कम महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग के याद रखने की या स्मरण शक्ति की एक क्षमता होती है, वो व्यक्ति उतना ही याद रख सकता है। तो हमने अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तो ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा सिलेबस ही याद हो, उसका कुछ ही हिस्सा याद रहेगा, कुछ कन्फ्यूज़न वाला हिस्सा भी रहेगा कि हाँ ये शायद पढ़ा है पर पूरी तरह से याद नहीं। कई बार जब वैकल्पिक प्रश्न आते हैं तो 2 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि वो हमें पूरी तरह याद नहीं होता। जो पूरी तरह याद होता है हम सीधे 4 विकल्प में से एक ही विकल्प चुनते हैं कि यही सही है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद है। तो समस्या ये आती है कि हर व्यक्ति अपनी याददाश्त की शक्ति के अनुसार ही याद रख सकता है, तो हम उतना ही याद रखें जितनी हमारी याददाश्त है। अधिक पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें परीक्षा में टॉप नहीं करना, हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, और अच्छे अंक लाने के लिए हम सिर्फ उन्हीं प्रश्न या टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिकांश लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से उनकी मेहनत अधिक होती है और परिणाम कम मिलता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप जो है कम मेहनत करें और अधिक परिणाम पाएं। तो ये तो आप समझ गए कि आपको परीक्षा का पैटर्न कैसे समझना है। परीक्षा का पैटर्न यदि आपने समझ लिया तो आधी सफलता आपकी मुट्ठी में, क्योंकि अक्सर अधिकांश प्रतियोगी बिना पैटर्न समझे दिन रात पढ़ाई में जुटे होते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। आपको कम मेहनत करनी है और परिणाम अधिक मिलेगा। तो इस तरह से हम परीक्षा का पैटर्न भी समझ सकते हैं और प्रश्नों की शैली भी समझ सकते हैं, और किस प्रश्न को हमें अधिक समय देना है, किसको कम देना है वो। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है, और आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि नियमित तौर पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी परिचित लोग इन जानकारियों से रूबरू हो सकें। क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास है कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों को वो सब चीज़ें बताना जो सामान्यतः किसी कोचिंग संस्थान में नहीं बताई जाती हैं। तो हम जुड़े रहेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।